नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री के पास कई स्टूडेंट्स जाकर के मिले हैं और उन्होंने डिमांड किया है कि डेट जेपीएससी के आगे बढ़ाई जाए। तो इस पर आज हमारी नजर होगी और मधुपुर उपचुनाव में स्टूडेंट्स का मूड क्या है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये आपको बता दें कि जो लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं 9431156794 नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। टेस्ट सीरीज अब शुरू हो चुकी है। आप टेस्ट सीरीज का चौथा राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। तो आप इसके साथ क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं। 75 घंटे की स्पेशल क्लास 15 दिनों के लिए आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। आप इसके लिए भी 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि जेपीएससी के डेट को आगे बढ़ाने को लेकर स्टूडेंट्स का दबाव अब सरकार पर पड़ने लगा है और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उन स्टूडेंट्स को नजर आ रही है जो दूसरे राज्य से जेपीएससी परीक्षा लिखने के लिए झारखंड आएंगे। उन स्टूडेंट्स को भी खासी परेशानी हो रही है जिनका सेंटर रांची होने की उम्मीद है, यानी कि रांची की स्थिति ठीक नहीं है और वहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना मरीज निकल रहे हैं। सेकेंड वेव काफी खतरनाक है और कई लोगों की मौत भी हो रही है। पहली बार इतना ज्यादा मौत नहीं हुआ था जितना दूसरी वेव में हो रहा है। इसके बाद अब पेरेंट्स को लग रहा है कि जेपीएससी परीक्षा से वो तौबा करवा दे अपने बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स खुद उसमें शामिल नहीं हो। वहीं जेपीएससी ने कसम खा लिया है कि वो 2 मई को परीक्षा लेगी, क्योंकि परीक्षा अगर डिले होता है तो फिर ये डिले होता चला जाएगा। कई स्टूडेंट्स का भी यही व्यू है कि अगर परीक्षा एक बार डिले हो जाती है तो डिले होती चली जाएगी। ऐसे में परीक्षा का हो जाना ही सही होगा। लेकिन हमने जो सवाल पूछा था उसमें लगभग 70% लोगों ने ये कहा है कि परीक्षा का डेट आगे बढ़ना चाहिए। जो एग्जाम 2 मई को होने वाली है वह डेट आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ेगी तो जो कोरोना से संबंधित जो लोग परेशान हैं कोरोना को लेकर के, इस समय में सरकार के जो नए गाइडलाइन है उसके मुताबिक अभी उन युवाओं को टीका नहीं लगाया जा रहा है जो खास करके जेपीएससी में शामिल होंगे, यानी कि 20 वर्ष से ऊपर वाले कैंडिडेट को। ऐसे में क्या कोरोना की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार जितनी तैयारी दिखा रही है, क्या जेपीएससी के नाम पर उन तमाम तैयारी धरी की धरी रह जाएगी? क्या जेपीएससी परीक्षा को लेने के लिए सरकार जल्दबाजी दिखा रही है? हालांकि एक अच्छे संकेत ये भी है कि जेपीएससी हमेशा रेगुलर एग्जाम नहीं लेती है और एक डेट में तो आज तक परीक्षा नहीं ली है। और अगर इस बार 2 मई को परीक्षा हो जाता है तो ऐसे में जेपीएससी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाएगी झारखंड सरकार के लिए भी, क्योंकि झारखंड सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से कहना शुरू कर दिया है कि उसने 1 से 1.5 साल में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं, कई रोजगार दिए हैं। खास करके स्पोर्ट्स कैटेगरी के रोजगार की जिक्र आज भी बड़े बड़े विज्ञापन हेमंत सोरेन जी का छपा है अखबारों में, जिसमें यह दावा किया गया है कि झारखंड में जितनी नौकरी हेमंत सोरेन सरकार ने दे दिया उतना किसी सरकार ने नहीं दिया था। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप जरूर अपना कमेंट करेंगे। वहीं दूसरी ओर विज्ञापन में मनरेगा के अलावा उन तमाम चीजों को भी जगह दिया गया है जो माना जा रहा था कि सरकार की उपलब्धि होगी। वहीं मधुपुर उपचुनाव में सरकार की दिक्कत सामने आ गई है। युवा सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू लगाकर राहगीरों को ये समझा रहे हैं कि ये सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। पिछले बार सरकार ने जो भी कमिटमेंट किया था सत्ता में आने के पहले, उस पर यू टर्न ले लिया, किसी को कुछ भी नहीं मिला। जेपीएससी के नाम पर छलावा हुआ, छठी जेपीएससी की नियुक्ति तो हुई, लेकिन जो कमिटमेंट किया था हेमंत सोरेन सरकार ने आने के पहले वो पूरा नहीं हुआ। 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जेपीएससी में उम्र वाले को लाभ नहीं दिया गया, जिनका उम्र 2011 होने से लाभ होता उनको नहीं मिला है। इसके अलावा सीट बहुत कम कर दिया गया, 4 जेपीएससी एक साथ लिया जा रहा है, सीट सिर्फ 252 है, तो ये भी गलत हुआ है। ये आज स्टूडेंट्स ने मधुपुर उपचुनाव में इस चीज को कहा। इसके साथ साथ स्टूडेंट का वर्ग ने यह भी कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग में जो एग्जाम
होने वाली है वो नियमावली के अनुरूप नहीं हो रही है। वहीं जेएसएससी को लेकर भी स्टूडेंट ने कहा कि जेएसएससी जिस प्रकार की उम्मीदों के साथ आई थी उसे पूरा नहीं किया गया है। सरकार ने जेएसएससी का एक भी लंबित रिजल्ट जारी नहीं किया। हाई स्कूल टीचर के अभ्यर्थी भी नाराज है और पारा सिस्को की नाराजगी किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के आवास घेरने का योजना पर फिलहाल पारा सिस्को ने रोक लगा दिया और कहा है कि कोरोना के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया है और आने वाले समय में फिर से नई रणनीति बनाई जाएगी। अब सरकार के लिए मधुपुर उपचुनाव में जीत हासिल करना एक बहुत चुनौती हो गई है, क्योंकि युवा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये सीट बीजेपी को मिल जाता है तो फिर ये दिक्कत की बात हो सकती है और ऐसा लगने लगेगा कि माया मोह सरकार से लोगों का एक साल के अंदर ही पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि क्या सरकार के माथे में सिर्फ संज्ञान ही चलता रहेगा या फिर उसमें कुछ काम होगा। यानी कि संज्ञान में तो सारा कुछ है, लेकिन काम कब होगा ये किसी को नहीं पता। यही कारण है कि युवा इस मधुपुर उपचुनाव में वर्तमान सरकार का विरोध करते हुए प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो इस सरकार को वोट ना दे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी कहा था कुछ भी नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि डेट पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। और इसे लेकर आज भी स्टूडेंट्स का कुछ वर्ग अलग अलग विधायकों से मिलेगा। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। सोनी कुमारी मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं आया है। जेटेट का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल इस वर्ष नहीं होगी। जेएसएससी का लंबित रिजल्ट तभी आएगा जब सोनी कुमारी का केस पर फाइनलाइज हो जाएगा। हमारे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं और सभी मैसेज का एक ही जवाब है कि सोनी कुमारी का मुद्दे का जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे वो सेकेंड लिस्ट हो या फर्स्ट लिस्ट हो। और आप अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए, क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। और जेपीएससी अगर डेट आगे बढ़ाती है तो उसका लाभ लीजिए, आगे नहीं भी बढ़ाती है तो आप अपनी तैयारी को समुचित रूप से जारी रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। करेंगे आज इसमें बात करेंगे कि कैसे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आते हैं, तो संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे आज आपके साथ में। और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपसे बनते हैं ये भी देखेंगे। संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 ईस्वी में मुंबई में किया था एवं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल 1952 से 1957 ईस्वी तक रहे। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? हुकुम सिंह, के मुंशी, जीवी मावलंकर और UN ढेबर। तो चारों ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे, चारों ऑप्शंस कौन कौन से ये भी जानेंगे। इसमें बाकी जो लोग हैं वो कौन है? ऐसे तो आंसर इसमें KM मुंशी होगा, सही आंसर होगा KM मुंशी। तो KM मुंशी जो थे ये भारतीय विद्या भवन का स्थापना 1938 में 1938 में इन्होंने मुंबई में किया था, KM मुंशी। और फिर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी 1952 से 1957 तक रहे थे। ये जो ऑप्शन में UN ढेबर है ये वाला, अब अगला क्वेश्चन अगर इस पर आधारित हो जाता है तो ये जो UN ढेबर थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, जो महात्मा गांधी ने 1941 ईस्वी में वीर मगम में व्यक्तिगत सत्याग्रह में बुलाया था इनको। गांधी जी का जो 1940-41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था तो उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे, UN ढेबर। तो ये जो ऑप्शन है इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। और ये सौराष्ट्र यानी कि जिसको अभी गुजरात आप बोलते हैं,
1948 में वहां के ये सीएम रहे, वहां के मुख्यमंत्री बने थे जीवी मावलंग। ये UN ढेबर वहां के मुख्यमंत्री बने थे और 1955 से 1959 ईस्वी तक ये कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। 1955 से 1959 तक कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा सही है। UN ढेबर जो है वो कि, और जीवी मावलंकर जो आप जानते हैं कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे 1952 से 56 तक, और हुकुम सिंह जो थे ये 3rd लोकसभा, ये तो फर्स्ट में थे, फर्स्ट लोकसभा में थे। और जो हुकुम सिंह थे ये 3rd लोकसभा के मेंबर थे, 3रे लोकसभा के मेंबर थे ये। तो इनमें से कौन स्वतंत्रता के पूर्व भारत का लोकसभा अध्यक्ष नहीं था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन स्वतंत्रता से पहले। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन स्वतंत्रता के पहले लोकसभा का अध्यक्ष नहीं था, तो इस क्वेश्चन पे सर फ्रेडरिक वाइट, विठल भाई जे पटेल, मोहम्मद याकूब और M अनंत स्वामी अयंगर। तो इसमें से कौन ऐसे थे जो स्वतंत्रता के पहले पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत के लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे, स्वतंत्रता के पूर्व पूछा गया है। तो कौन थे आप जानेंगे तो हो जाएगा। सर फ्रेडरिक वाइट जो थे ये 1921 से 25 तक ये अध्यक्ष थे। सर फ्रेडरिक वाइट जो थे ये 1921 से 1925 तक ये अध्यक्ष थे। 1921 से 1925 तक में ये अध्यक्ष थे। विठल भाई जे पटेल ये 1925 से 30 तक, 1925 से 1930 तक प्रथम भारतीय जो सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष बने थे विठल भाई जे पटेल थे। तो ये दोनों ऑप्शंस तो थे, तो ये इसमें पूछा गया नहीं था। कौन नहीं था? मोहम्मद याकूब ये 1930 से 31 तक ये अध्यक्ष बने थे, मोहम्मद याकूब भी बने थे। तो अंत में बच जा रहे हैं M स्वामी अयंगर, और ये 1956 से 57 के बीच थे, इसलिए 1957 से 57, इसलिए इसमें आंसर होगा M अनंत स्वामी अयंगर जो नहीं थे। लेकिन और भी लोगों का आप नाम जान लेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि अगर आप नाम जान लेते हैं विठल भाई जे पटेल, मोहम्मद याकूब, उसके बाद लिख ले इब्राहिम रहीमतुल्ला, सर सन्मुख सेठी ये भी थे अध्यक्ष, ये भी थे। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि 1946 से 47 में जीवी मावलंकर, तो जो नाम है सर फ्रेडरिक वाइट और इसके बाद विठल भाई जे पटेल, मोहम्मद याकूब कंटिन्यूअसली में है। और चौथे नंबर पर आप नाम लिख लेंगे इब्राहिम रहीमतुल्ला का। 4th नंबर पर इब्राहिम रहीमतुल्ला का नाम लिख लेंगे 4th नंबर पर, इब्राहिम रहीमतुल्ला। और उसके बाद नाम लिखेंगे सन्मुख सेठी का, ये भी थे, सन्मुख सेठी थे, इसका भी नाम लिख ले। और इसके बाद थे अब्दुल रहीम
और फिर जीवी महाबलंकर। तो आजादी के बाद पहले व्यक्ति थे जीवी महाबलंकर, और उसके पहले ये सारे लोग लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और आजादी के बाद जीवी महाबलंकर, अनंत स्वामी अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, गुरदयाल सिंह ढिल्लन, ऐसे कई लोग अध्यक्ष बने थे। तो इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो बोला जा रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में, 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था उसमें भारत के प्रथम वित्त मंत्री का प्रभार किसे दिया गया था? तो प्रथम वित्त मंत्री का प्रभार इसमें पूछा गया है। Oh no, I am unable to hear. 1946 में 1946 में जो सरकार बनी थी उसमें प्रथम वित्त मंत्री का प्रभार किसे दिया गया था? आर सन्मुख शेट्टी, लियाकत अली खान, चिंतारमन देशमुख और टीटी कृष्णमाचारी, इसमें से किसे दिया गया था? और सही उत्तर इसमें होगा लियाकत अली खान। ये सही उत्तर है, लियाकत अली खान, इनको दिया गया था, लियाकत अली खान को। और इसके बाद अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जॉन मैथई भी रहे थे, बाद में रेल में चले गए। फिर सन्मुख शेट्टी, फिर चिंता राव देशमुख, उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी। तो ये सही क्रम में शुरुआती समय में जो लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय में न्यायाधीशों के विरुद्ध भी जांच होगी। न्यायालय में न्यायाधीशों के विरुद्ध भी जांच होगी। इसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में संशोधन करके किस वर्ष एक नया विधेयक पारित किया गया जिसे न्यायिक परिषद कहा जाता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़कर अन्य सभी जस्टिस के ऊपर जांच करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। और इसके लिए 1968 में एक संशोधन हुआ था, 1968 के कानून में संशोधन हुआ था। और ये संशोधन करने के बाद वर्ष 2006 में 2000, जो ऑप्शन नंबर ए है, वर्ष 2006 में एक न्यायिक परिषद बनाया गया था जिसमें आप एक चिट्ठी लिख करके अपील कर सकते हैं कि जस्टिस के ऊपर भी जांच हो, जो जस्टिस हो उनके ऊपर भी जांच हो। तो ये देखा जा सकता है कि जस्टिस के ऊपर में जांच होगा। और इसी के अनुसार में 2005 में महिला संरक्षण अधिनियम भी पास हुआ है, और मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं उसे भी बताया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। कौन सा एक गलत है, इसमें बताना है कि कौन सा एक गलत है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति अभी आप लोग हाल में पढ़े थे, इसके मेंबर लोकसभा, राज्यसभा और उद्योग व्यापार के कुछ लोगों से शामिल होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में उद्योग व्यापार के लोग नहीं होते हैं, तो बी। लोक लेखा समिति में बाकी सारा उत्तर ठीक है, लेकिन उद्योग व्यापार के लोग नहीं होते, इसलिए वो वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री की संख्या केंद्र एवं राज्य में एक निश्चित प्रतिशत में कर दिया गया है? जो आप जानते हैं कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए केंद्र में भी और राज्यों में भी। जो राज्य छोटे राज्य हैं वहां पर मिनिमम 12 लोगों को रखा गया है छोटे राज्य में,
तो इसमें केंद्र एवं राज्य में एक निश्चित प्रतिशत में कर दिया गया है। तो ये जो है कौन सा अमेंडमेंट था? ये अमेंडमेंट था 91 वर्ष 2003 में लिखेंगे। 91 अमेंडमेंट वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर के सिर्फ 15% ही हो सकते हैं, और इसलिए अनुच्छेद 75 और 164 जो कि राज्य में 164 है, केंद्र में 75 है, इसमें परिवर्तन करते हुए ये प्रक्रिया लाई गई है। ये प्रक्रिया को लाया गया है कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कई परिवर्तन इसमें किया गया था। और 44th अमेंडमेंट 1978 जिसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया था। और 61st अमेंडमेंट 1988 में चुनाव में वोट डालने की उम्र जो थी वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके अगर वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाएगा तो कितने दिनों के अंदर संसद के दोनों सदन में संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन जरूरी है, नहीं तो वित्तीय आपातकाल हट जाएगा। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है, तो आप आंसर इसका कर लें। एक तो 352 होता है, 352 जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। दूसरा 356 जिसको राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। और तीसरा 360 जो पूछा गया है वित्तीय आपातकाल। तो कितने दिनों के अंदर इसको पारित करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। कितने दिनों के अंदर इसको पारित करना होगा? सही उत्तर होगा 2 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा से पारित करना पड़ता है, नहीं तो वो हट जाएगा। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल होते हैं, अगर वित्तीय आपातकाल लगता है भारत में तो आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक में सीज हो जाएगा, आपने जो सोना जमा किया है सीज हो जाएगा, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनकी सैलरी कट हो जाएगी। ये जो लोग अगर वित्तीय आपातकाल 360 का प्रयोग अभी तक कितना बार हुआ है? तो 0, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। ये भी राष्ट्रपति यूज करेंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति वही करेंगे जो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच विल बी गिव सजेशन टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट द सजेशन टाइम टू टाइम। तो दिए गए राज्य में सबसे पहले कौन बना था? अगला क्वेश्चन ये है, संपूर्ण राज्य का दर्जा किसको दिया गया? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में से कौन सा राज्य सबसे पहले बना है? तो ये क्वेश्चन कोई दूसरे राज्य पर भी आधारित आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये आ गया तो फिर दूसरे राज्य पे आधारित नहीं आएगा। इसलिए आप जानते होंगे कि भारत में नया राज्य बनाने के लिए, आप तब तक आंसर कर लीजिए, 1948 में पहला आयोग बना था, धर आयोग, और उसने बताया था कि भाषा पर राज्य नहीं बनाना चाहिए। और इसके बाद जेवीपी, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ने एक कमेटी में थे और इन्होंने भी बोला नहीं बनेगा, लेकिन फैजल अली आयोग ने 1953 में भाषा के आधार पर नया राज्य का निर्माण कर दिया और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में। गुजरात का निर्माण 1960 में हुआ। केरल और कर्नाटक, ये जो है कर्नाटक, ये 1956 में बना है, 1956 में। तो इसमें उत्तर कर्नाटक ही सही लग रहा है। बाकी हिमाचल प्रदेश जो राज्य 1970 में बना था, 1970 में,
और अरुणाचल 1986 में बना था और सिक्किम 1975 में भारत में संविधान संशोधन करके एसोसिएट राज्य के रूप में जोड़ा गया था। तो जो संपूर्ण राज्य का दर्जा पहले मिला वो है कर्नाटक। आप बाकी राज्यों का भी देख लेंगे, क्योंकि ये एक आपको तरीका पता चल रहा है कि पीटी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक वो आइडिया आपको मिल जा रहा है। और 2000 में जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बना था। गोवा का निर्माण 1987 में हुआ, 1987 में हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को किसी अन्य देश के आदेश के साथ की गई किसी संधि, करार, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम के लिए फैसले को पूरे भारत के संपूर्ण राज्य में लागू करवाने के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है? तो आप इसमें आंसर करें, सही उत्तर क्या हो सकता है? आर्टिकल 253, 249, 200 और 213। 213 तो आप जानते हैं कि ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। जो राज्य में कोई कानून बनता है और पास नहीं होता है तो गवर्नर अगर पढ़ देंगे तो कानून बन जाएगा, लेकिन 42 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा अगर उसको विधानसभा से पारित नहीं किया जाता है। 200, राज्यपाल कोई कंट्रोवर्शियल बिल को अपने पास रख करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। 249, राज्य के विषयों पर कानून बनाना है तो राज्यसभा में पेश करेंगे। सो द आंसर इज 253 कि पूरे देश में लागू करवाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 253 में दिया गया, 253 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम दिन का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय संविधान कब बना था, मतलब संविधान सभा कब बना था? 6 दिसंबर 1946 को बना था। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को पहला दिन बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? फर्स्ट डे बैठक का अध्यक्षता किसने किया? और सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। 11 तारीख को दूसरी बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बन गए सेकेंड बैठक में। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाने का उद्देश्य पेश किया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजोल्यूशन। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया। और चौथा जो ऑप्शंस में है भीमराव अंबेडकर, ये 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 7 मेंबर का, जिसका काम था अलग अलग कमेटी के रिपोर्ट पर अपनी फैसला देना, उसको देखना, ड्राफ्ट बनाना, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा, जो प्रथम दिन के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? ये संसद और राज्य का विधानमंडल डिसाइड करेगा कि कौन सा पद भारत में लाभ का पद है और कौन सा पद भारत में लाभ का पद नहीं है। कौन सा पद है और कौन सा पद नहीं है, इसका डिसाइड जो है वो संसद के पास ये अधिकार है। और त्याग को हटाने के लिए उनके पद से कैसे तो क्वेश्चन था कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसे हटाने के लिए संसद के दोनों सदन का संबोधन जरूरी होता है। संसद का दोनों सदन का संबोधन चाहिए, यानी कि दोनों सदन से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का उल्लंघन होने का एक बिल होना चाहिए और इसके बाद ही इसे
पेश किया जाएगा, संविधान का उल्लंघन होने के बाद ही पेश किया जाएगा। तो ये सही होगा। भारत का महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? और आपके ऑप्शंस जो है यहाँ पर लोकसभा के सदस्य के जैसा, राज्यसभा के सदस्य के जैसा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा। तो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है भारत का किसी को, तो क्या योग्यता उनके लिए चाहिए होगा? आप जैसा जानते हैं कि भारत का पहला लॉ ऑफिसर होता है वो, और किसी भी कोर्ट में जाकर के जजमेंट सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी अपनी टिप्पणी कर सकता है, ये भी अधिकार है। तो ये महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होने के बाद भी उसमें जा सकता है, डिस्कशन कर सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। बाकी सारा कुछ वो कर सकता है, वोट नहीं करेगा। तो सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य उसकी योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को विपक्षी दल का मान्यता चाहिए तो कम से कम कितना सदस्य, तो कम से कम कितना सदस्य जो है वो उनके पास होना चाहिए वर्तमान में, ताकि उसको लोकसभा के अध्यक्ष आधिकारिक तौर पर एक विपक्षी पार्टी बोले। 55, 65, 45 और 1/3। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लें कि विपक्षी पार्टी को विपक्ष का दर्जा अगर चाहिए तो उन्हें कम से कम कितना सीट होना चाहिए? ऑप्शंस के मुताबिक इसमें सही उत्तर होगा ए 55 सीट, चूंकि 1/10 होना चाहिए। तो लोकसभा में 545 सीट है, उसका 10% निकालेंगे तो 54 से कुछ ज्यादा होता है, इसलिए 55 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को अगर वो चाहता है कि वह लोकसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा ले, तो 55 सीट होना चाहिए। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध मतलब फ्री लिक्विड्स इन्वायरमेंट ये है, काम का अधिकार भी है, समान काम के लिए समान वेतन भी है। सूचना का अधिकार जो है ये वर्तमान में मौलिक अधिकार बन गया है, इसलिए सूचना का अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार डी। दिए गए प्रस्ताव में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार में मंत्री परिषद सदन में रख सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री परिषद सदन में रख सकती है, ऐसा कौन सा प्रस्ताव है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन और विश्वास का प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मंत्री परिषद सदन में रख सकती है, वह कौन सा प्रस्ताव होगा जिसको मंत्री परिषद रख सकती है सदन में? तो सही उत्तर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। सही उत्तर होगा विश्वास का प्रस्ताव। मंत्री परिषद विश्वास का प्रस्ताव लाती है और विपक्षी पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव लाती है। अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो लोकसभा भंग होती है, सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। और जो निंदा प्रस्ताव है, सेंसर मोशन है, ये सरकार का मनोबल तोड़ता है। अगर ये पारित होता है तो सरकार का मनोबल तोड़ता है। सेंसर मोशन में कोई रिजाइन नहीं करना पड़ता है। सरकार की किसी नीति के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसको भर्त्सना आप बोलते हैं। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? ये 1 महीना, जो अभी बताए थे एक्सप्लेनेशन पहला क्वेश्चन पे, 1 मंथ के अंदर। और भारत का भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल को और पूरे देश में
कोई रीजन को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए, सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार निःशुल्क दिया गया है, वर्तमान में क्या कहा जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और मौलिक अधिकार, क्या होगा ये सही उत्तर? 6 साल से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये क्या कहा जाएगा? ये वर्तमान में फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन ए। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था आर्टिकल नंबर 45 में, अभी ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट है कि 1993 के बाद से चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? अभी इलेक्शन कमीशन चर्चा में है, कितने मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में? संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है। 325 में बताया गया है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है। 324 के क्लाउज नंबर 2 में बताया गया है कि ये मल्टी मेंबर्ड हो सकता है। तो चुनाव आयोग में कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य होते हैं नियम के मुताबिक, 3 मेंबर है। पहले 1 हुआ करता था, लेकिन अब 3 मेंबर का 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है भारत में। और अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? सही उत्तर होगा यूगोस्लाविया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन का पहला शुरुआत कहां से हुई? सही उत्तर होगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे पहले शुरुआत हुआ। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम चल रहा है दोनों चीज का, मतलब लिखने में बोर्ड में नहीं बन रहा है। और नेट का तो आज इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट क्लास से पूरा बताएंगे।